स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत, जिन्हें हम स्थल आकृति या स्थल रूपों के विकास के सिद्धांतों के नाम से भी जानते हैं। इसमें आज हम पहला अध्ययन करेंगे गिलबर्ट का भू आकृतिक सिद्धांत। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, ये भू आकृति विज्ञान का हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान से। यह वीडियो आपका NTA UGC नेट हायर एजुकेशन ग्रेड 1 TGT PGT ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो पढ़ेंगे आज हम गिलबर्ट का भू आकृति सिद्धांत। गिलबर्ट महोदय जियोलॉजिस्ट व जियोफॉर्मोलॉजिस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना। ये अमेरिका के वास्तविक भू आकृतिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने अपने आप को, गिलबर्ट ने सिद्धांतकार के बजाय अनुसंधानकर्ता अपने आप को ज़्यादा समझा। कहने का मतलब ये कि इन्होंने अपने आप को सिद्धांतवादी नहीं बताया, इन्होंने अपने आप को अनुसंधान रिसर्च करता, अन्वेषण करता समझा। क्योंकि अनुसंधानकर्ता हमेशा रिसर्च करता रहता है, कुछ ना कुछ नई खोज करता रहता है। आगे पढ़ते हैं हम। गिलबर्ट ने अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रेट बेसिन, अलास्का, हेनरी पर्वत, कैलिफोर्निया, सियरा नेवादा पर्वत, बेसिन रेंज, बोनविली झील, उच्च मैदान, बेसिन रेंज, रॉकी पर्वत आदि पर क्या किया? स्थल रूपों तथा प्रक्रमों का अध्ययन किया। वहाँ के स्थल रूपों का और प्रक्रम मतलब उन स्थल रूपों पर परिवर्तन करने वाले कारकों का महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन किया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। गिलबर्ट महोदय ने ही वलित पर्वत आप जानते हैं और ब्लॉक पर्वत, वलित तथा ब्लॉक पर्वतों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जलीय प्रक्रम की क्रियाविधि एवं उनसे उत्पन्न स्थल रूपों के अध्ययन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया था। जलीय प्रक्रम की क्रियाविधि एवं उनसे जो स्थल रूपों का निर्माण होता है, उसमें कुछ इन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया। कौन से नियम है आप देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पहला था आपका समान ढाल का नियम। इसको समझते, समान ढाल का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार जल विभाजक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर खिसकते हैं। जहां जल अधिक होता है वर्षा का, उस क्षेत्र से कम वर्षा वाले जल की क्षेत्र की ओर जल विभाजक खिसक जाते हैं। दूसरा नियम था इनका असमान ढाल का नियम। असमान ढाल के नियम के अनुसार एक पर्वत श्रेणी का एक ढाल मंद है और एक तीव्र है। किसी भी पर्वत श्रेणी का अगर जो एक ढाल मंद है और एक तीव्र है, तो जल जो विभाजक होते हैं वो तीव्र ढाल से हमेशा मंद ढाल की ओर खिसक जाते हैं। ये असमान ढाल कहता है। अगला नियम दिया था इन्होंने छठी शक्ति का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो इसे। गिलबर्ट महोदय ने सरिता प्रवाह वेग और उसकी परिवहन शक्ति के बीच के संबंध के आधार पर सरिता परिवहन के नियम का प्रतिपादन किया। सरिता परिवहन नियम का प्रतिपादन किया। और इसमें क्या बताया इन्होंने कि यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए, नदी का जो वेग है उसको दुगना कर दिया जाए, तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगी। कि नदी की शक्ति एकदम 64 गुना हो जाएगी। कई एग्जामों में पूछा जा चुका। आप इसको किसका है? गिलबर्ट का नियम है छठी शक्ति का। सरिता की जो परिवहन शक्ति है उसके प्रवाह वेग, सरिता मतलब नदी की परिवहन शक्ति उसके प्रवाह वेग के छठी शक्ति के समानुपाती होती है। यह आपको ध्यान रखना। इन्होंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया जो एग्जाम में पूछा जाता है। गिलबर्ट ने कौन से नियम दिए? तो जल विभाजक का नियम जो मैंने अभी बताया था, उसको जल विभाजक का नियम भी कहते हैं। संरचना का आकार का नियम जिसको बोलते हैं, गतिक
संतुलन या कार्य की समता की प्रवृत्ति का नियम, अंगों के परस्परावलंबन का नियम, यह आपको ध्यान रखना किसने दिया था, आपका गिलबर्ट महोदय ने दिया था। आगे पढ़ते हैं हम। गिलबर्ट ने स्थल रूपों व प्रक्रम, स्थल रूप आकार जो धरातल के हैं, प्रक्रम कारक जो उनको प्रभावित करते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं। विश्लेषण, गिलबर्ट ने स्थल रूपों व प्रक्रम के विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी उन्होंने अपने विश्लेषण दिए थे स्थल रूप और प्रक्रम से संबंधित, वह सब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था उन्होंने, ये आपको ध्यान रखना। इसके अंतर्गत उन्होंने गुण क्वालिटी के स्थान पर मात्रा क्वांटिटी पर ज़्यादा जोर दिया था, आपको ध्यान रखना। इन्होंने भौमिकीय पराक्रम, स्थल रूपों के जो पराक्रम के विश्लेषण में ऊष्मागतिकी प्रतिरूप मॉडल्स का प्रयोग भी किया था, ये भी आपको ध्यान करना। गिलबर्ट ने प्रकृति नेचर की वर्तमान काल को गिलबर्ट ने प्रकृति मतलब नेचर जो प्रकृति होती है हमारी को वर्तमान काल के रूप में लिया था। वर्तमान काल के रूप में कैसे, कहने का मतलब ये, वर्तमान काल का मतलब ये अर्थात झुकाव अपनी पुरानी घटनाओं के बजाय वर्तमान दशा की ओर होता और था। जो झुकाव था घटनाओं का, प्राचीन घटनाओं के बजाय उनका जो झुकाव था, गिलबर्ट का जो अपना झुकाव था, अपना जो नज़रिया था, वह पुरानी घटनाओं के बजाय वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो घटनाएं घटित हो रही थी, जो परिवर्तन हो रहे थे स्थल रूपों पर प्रक्रमों के द्वारा, उनको ही ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने साम्यावस्था की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि किसी भी आकृति के अंतिम रूप पर क्रियाशील बल का कुल योग शून्य हो जाता। मतलब किसी भी आकृति के जब किसी भी आकृति का अंतिम रूप होता, अंतिम स्टेज होती है, तो उस पर जो बल कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसका कुल योग क्या हो जाता, शून्य हो जाता। इसके लिए इन्होंने इस संकल्पना का जो प्रयोग किया था, इन्होंने इस संकल्पना का जो प्रयोग है, लेकोलिथ जो स्थल आकृति होती है आपकी ज्वालामुखी से निर्मित लेकोलिथ, जो आग्नेय चट्टानों की आंतरिक पातली आग्नेय चट्टान होती हैं, वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती, उसमें एक लेकोलिथ एक स्थल आकृति होती, उसी के निर्माण की प्रक्रिया के विश्लेषण के दौरान उन्होंने इस संकल्पना का प्रयोग किया। इन्होंने बताया लेकोलिथ निर्माण के समय आरोही मतलब आरोही मैग्मा, बढ़ता हुआ मैग्मा का चालन, ड्राइविंग फोर्स तब तक चलता रहता है जब तक कि वह चालन बल जो चल रहा है, जिससे उस पर गति कर रहा है, उसी के समान परिणाम वाले प्रतिरोधी रेस्टिंग बल का प्रतिघातित काउंटर्ड नहीं हो जाता। कहने का मतलब यह है, मानो एक बल ये कार्य कर रहा है, एक बल ये अपने कार्य कर रहा है लगातार, यह जब तक करता रहेगा, ये मैग्मा आगे को बढ़ता चला जाएगा या चलता रहेगा, जब तक रुकेगा कब, समान इसकी गति कब होगी, जब इसी के समान परिणाम वाली बल इसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा। और जब दोनों तरफ से समान बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, गति समान हो जाएगी, तो उसे साम्यवादी अवस्था के नाम से जाना जाता। अर्थात इसको यहाँ समझाया, जब तक प्रतिरोधी बल चालन बल से अधिक रहता है, जब तक प्रतिरोधी बल से चालन बल अधिक रहता है, जिससे चल रहा है आगे को चलना, किसी चीज़ के आगे को जाना, वह अधिक होता। प्रतिरोधी जो उसकी रुकावट पैदा करता, उससे जब अधिक होता तो मैग्मा ऊपर उठता रहता है और लेकोलिथ का निर्माण होता रहता है। यह आपको ध्यान रखना। आगे इन्होंने बताया, परंतु जब प्रतिरोधी बल चालन बल के बराबर हो जाता है तो साम्यवाद की स्थिति, मतलब साम्यावस्था की स्थिति का मतलब है समान स्थिति हो जाती है, जिससे लेकोलिथ का विस्तार स्थिर हो जाता। लेकोलिथ का विस्तार स्थिर हो जाता, आगे को वह उस पर कुछ ज्वालामुखी जो मैग्मा जम नहीं पाता। इस तरह शून्य बल या नियम कार्य करने लगता, उस पर शून्य नियम या बल कार्य करने लगता, अर्थात बल का जो सकल योग है वो शून्य हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ से चालन गति का भी और उधर से प्रतिरोधी जो होती गति भी, प्रतिरोधी बल जो दोनों कार्य करने लग सकते हैं, तो आगे को बिल्कुल वहाँ शून्य हो जाता, वो लेकोलिथ का निर्माण नहीं हो पाता। गिलबर्ट ने इसी नियम का प्रयोग नदी कार्य के संदर्भ में भी किया था। यही नियम इन्होंने नदी के कार्य पर भी प्रयोग किया, और नदी के जल प्रवाह जैसे अनुप्रवाह दिशा में
डाउन स्ट्रीम, ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्व द्वारा होता, आपको याद रखना। इस तरह नदी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह वेग के रूप में होती है। नदी तंत्र की जो ऊर्जा होती है प्रवाह वेग के रूप में होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। इस प्रवाह वेग में जल मार्ग की रगड़ से, जो जल मार्ग होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो उसकी रगड़ से क्या होता है, प्रतिरोधी व्यवधान हो जाता है, प्रतिरोधी व्यवधान हो जाता है, रेसिस्टेंसेस हो जाता है। जब तंत्र की ऊर्जा प्रवाह वेग व रगड़ जनित प्रतिरोधी बराबर होते हैं तो साम्यवाद की स्थिति हो जाती है। जब नदी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह जिससे जल भाग रहा है और रगड़ जनित जो प्रतिरोधी लगा रहा है वो धरातल के अंदर नदी का जल, जब उन दोनों में बराबर की स्थिति बन जाती है तो साम्यवाद की स्थिति हो जाती है, सामान्य अवस्था हो जाती है, जिससे न्यूनतम बल, लीस्ट फोर्स का निर्माण हो जाता, बल बिल्कुल शून्य हो जाता। आगे देखते हैं। इस तरह की स्थिति को प्राप्त नदी की परिच्छेदिका को गिलबर्ट ने साम्यवाद की परिच्छेदिका कहा। परिच्छेदिका आप समझते हैं, जहाँ से नदी का निर्माण होता है और एंड तक वो बहुत सारी परिच्छेदिकाओं का निर्माण करती है। गिलबर्ट ने साम्य अवस्था के नियम व प्रवृत्ति की संकल्पना का प्रयोग उन सभी स्थल रूपों और प्रक्रमों के लिए किया जिसका उन्होंने अध्ययन किया और विश्लेषण किया। यह प्रयोग उन्होंने उसी के आधार पर किया। किसके? गिलबर्ट ने साम्य अवस्था के नियम एवं प्रवृत्ति की संकल्पना का जो प्रयोग था, प्रवृत्ति मतलब झुकाव की संकल्पना का जो प्रयोग था स्थल रूपों और प्रक्रमों के लिए किया, जिसका उन्होंने अध्ययन किया, उसी के लिए उन्होंने किया। और जैसे उन्होंने उसके एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किए, जैसे बोनविली झील के संदर्भ में उन्होंने प्रमाणित पुलिन का प्रयोग किया। सरिया पर्वत के संदर्भ में उन्होंने प्रमाणित पहाड़ी ढाल का, प्रमाणित का मतलब होता है आपका झुकाव, झुकाव जो होता है आपका। समय के संदर्भ में गिलबर्ट ने बताया कि भूगर्भिक समय, जियोलॉजिकल जो टाइम है वो लयबद्ध या लयात्मक होता। ये आपको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बन जाता है। आगे इन्होंने बताया, गिलबर्ट ने समय रहित, टाइमलेस, समय स्वतंत्र, टाइम इंडिपेंडेंट अवधारणा के पोषक थे। ये आपको ध्यान रखना। गिलबर्ट समय रहित और समय स्वतंत्र अवधारणा के पोषक माने जाते हैं। इन्होंने इस तरह साम्य अवस्था, प्रकृति की वर्तमान स्थिति, समय रहित आदि अवधारणाओं पर गतिक साम्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये इन्हों की कई सारे शब्द याद रखना आपको। साम्य अवस्था, प्रकृति की वर्तमान स्थिति, समय रहित आदि अवधारणाओं पर गतिक, जो गति करने वाले बल हैं, साम्य अवस्था की संकल्पना का प्रतिपादन किया। जो गति में जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता प्रतिरोध, उसकी ऐसी संकल्पनाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया। गिलबर्ट के सिद्धांत के अनुसार स्थल रूप साम्य अवस्था की स्थिति में होता है, उनका इतिहास जो होता है लयात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, गिलबर्ट महोदय ने बताया। आगे इन्होंने बताया, गिलबर्ट ने रॉकी पर्वत पर सर्वेक्षण कार्य 1874 ईस्वी में किया था। आपको ये ध्यान रखना। इन्होंने नदी वेदिकाओं के बारे में भी बताया था गिलबर्ट ने, और कहा कि ये नदी वेदिकाएं अपर्दन का परिणाम होती हैं, निक्षेपण का परिणाम नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना। किसने बताया था? गिलबर्ट ने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड का इन्होंने प्रयोग भी किया। इन्होंने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के लिए ओरोजनी, याद रखना इस शब्द को, ओरोजनी शब्द का प्रयोग किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था। इस पूरे गिलबर्ट के सिद्धांत का निचोड़ ये है कि इन्होंने बताया कि जब एक बल कार्य करता है किसी नदी पर प्रवाह वेग में, तो चलता रहता है, मगर उसमें एक व्यवधान जरूर उत्पन्न होता है उसकी रगड़ से या किसी से, तो उससे क्या साम्य अवस्था समान अवस्था बन जाती है, और जो बल कार्य करता है वह शून्य हो जाता है। और बहुत सारे इन्होंने नियम दिए, इनको आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे बेहतर वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय।